नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं अंजलि सिंह। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आने से ग्रहण लगता है। हालांकि विज्ञान इसे खगोलीय घटना मानता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र इसे काफी महत्वपूर्ण मानते हैं, जो कई बार लोगों की किस्मत भी बदल देता है। अब ऐसे में चंद्र ग्रहण साल का आखिरी लगने जा रहा है। उस दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है और राशियों पर कैसा असर पड़ेगा, इसी के बारे में हम बातचीत आज करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य राज मिश्रा मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बताइए हमारे दर्शकों को कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब लग रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए साल का वर्ष का जो आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है 28-29 अक्टूबर, शरद पूर्णिमा, जिस पूर्णिमा को ऐसा माना जाता है कि गोपियों के साथ भगवान कृष्ण का रास हुआ था, ये पूर्णिमा अमृत वर्षा करने वाली मानी जाती है। इसी पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा 28-29 अक्टूबर की रात्रि को 1:05 से लेकर के 2:24 के बीच में, समय नोट कर लीजिए, ये जनरली 29 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग होगी, 1:05 से लेकर के और 2:24 के बीच में ये ग्रहण लगने जा रहा है। जी। कई बार हम ये देखते हैं कि चाहे चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, कई बार भारत में उसका असर रहता है। क्या इस बार का ये जो चंद्र ग्रहण लगेगा, भारत में इसका क्या असर रहेगा? निश्चित रूप से भारत में तो असर रहेगा ही। भारत के साथ साथ अगर अदर कंट्रीज में उठा करके देखा जाए तो जनरली भारत के साथ यह चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला है, संपूर्ण एशिया में रहने वाला है, यूरोप में रहने वाला है, अफ्रीका में रहने वाला है, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका में रहने वाला है और उसके साथ कनाडा सहित हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में दिखाई देने वाला है। ये ग्रहण सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं रहने वाला है, विश्व की बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां पर यह ग्रहण दिखाई देने वाला है। और सूतक भी इस दौरान लगता है। ग्रहण जब भी लगता है उस दौरान देखते हैं कि सूतक काल जरूर होता है। कब से कब तक सूतक काल लगेगा और कब लगेगा? देखिए, एक नियम है कि जब भी ग्रहण लगता है, ग्रहण से 8 घंटे पहले सूतक का नियम है। सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगता है और चंद्र ग्रहण के अंतर्गत 8 घंटे पहले सूतक का वर्णन मिलता है। ऐसी कंडीशन में सायंकाल को 4:05 पर, ध्यान रख लीजिए, 28 तारीख की सायंकाल को 4:05 पर जो ग्रहण का सूतक काल है वो प्रारंभ हो जाएगा। जी। 3 प्रकार के चंद्र ग्रहण माने जाते हैं और कई बार इसका असर भी हम भारत में देखते हैं। भारत में अगर असर पड़ रहा है तो कैसा असर पड़ेगा और साथ ही कौन से वो चंद्र ग्रहण रहेंगे जो इस बार लगने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इस बार खग्रास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, ठीक है। पर बहुत सारे अलग अलग ग्रहण जो है उनका वर्णन मिलता है, लेकिन इस बार खग्रास चंद्र ग्रहण जिसको कहा जाता है वो लगने वाला है। जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, क्योंकि 2 ग्रहण एक साथ, एक ग्रहण पहले भी लग चुका है और 15 दिन के अंतराल में दूसरा ग्रहण लगने जा रहा है, विश्व पर, उसके साथ साथ भारत पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। हमने बहुत सारे कार्यक्रमों में इस बात को लेकर के चर्चा किया है कि जब भी 2 ग्रहण एक साथ आते हैं, ध्यान रख लीजिए, जब भी 2 ग्रहण एक साथ आते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत भूकंप इत्यादि की घटनाएं बहुत अधिक देखने को मिली हैं। और इस बार का जो ग्रहण भी लगने जा रहा है वो मेष राशि में लगने जा रहा है, अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत लगने जा रहा है। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, साथ में राहु, बृहस्पति और चंद्रमा, तीनों प्लैनेट एक साथ होंगे। राहु को चेंज होना है, एक दिन बाद ही चेंज होना है, 30 तारीख को चेंज होना है, लेकिन जिस दिन ग्रहण लगने जा रहा है उस दिन राहु, बृहस्पति, चंद्रमा एक साथ होंगे। उसके साथ मेष को ही दृष्टि दे रहे होंगे मंगल, केतु, सूर्य और बुध। अब सोचिए, ये एकमात्र इस प्रकार का ग्रहण है जो मेष राशि को पूरी तरह से प्रभावित करने वाला है और इसका जो प्रभाव है, मेरा भगवान से प्रार्थना है कि पूरे विश्व में शांति रहे, हमारा विश्व स्वस्थ रहे, सब लोग प्रसन्न रहे। लेकिन जो कंडीशन दिख रही है वो बड़ी अनुकूल नहीं दिख रही है। मेष राशि पर इतने पापक ग्रहों के होने से विश्व पर इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है और वो प्रभाव प्राकृतिक आपदा के रूप में पड़े, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। वो प्रभाव अगर उठा करके देखा जाए, भूकंप के रूप में
पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति है। देशों में आक्रोश उत्पन्न होने के कारण एक दूसरे के प्रति युद्ध जैसे हालात बने, इस प्रकार की परिस्थितियां इस ग्रहण से कहीं न कहीं उत्पन्न होने वाली है। चूंकि आचार्य जी आपने मेष राशि का जिक्र किया है, तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को बताइए कि इस चंद्र ग्रहण का असर 12 राशियों पर कैसा पड़ने वाला है। देखिए, अगर मेष राशि को लेकर के देखा जाए तो क्योंकि इसी राशि पर यह ग्रहण घटित हो रहा है, बहुत अच्छा इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। इवन स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के दिक्कत, दुर्घटना इत्यादि का संयोग मेष राशि पर दिख रहा है। वृष राशि के अंतर्गत भी इसका संयोग बहुत बेहतरीन नहीं, वृष राशि ग्रहण से दूसरी राशि होने वाली है। ऐसे कंडीशन में अर्थ का नुकसान और कुटुंब के अंतर्गत जो वातावरण है, पारिवारिक माहौल खराब होगा और उसके साथ साथ आपका जो धन का नुकसान है वो जरूर दिख रहा है। मैं इसका क्या किया जा सकता है, कैसे इसको ठीक रखा जा सकता है, उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन वृष राशि के लिए भी अनुकूल नहीं दिख रहा है। मिथुन राशि के लिए ग्रहण बेहतरीन है। मिथुन का एक तो आत्मविश्वास बढ़ने वाला है, अर्थ लाभ बहुत अच्छा होने वाला है, ध्यान रखिएगा। धन का लाभ बहुत होने वाला है, उसके साथ साथ आत्मविश्वास मिथुन राशि का बढ़ने वाला है, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। जबकि अगर हम कर्क राशि के अंतर्गत बात करते हैं तो कर्क राशि के लिए ग्रहण बहुत बेहतरीन नहीं है। प्रॉपर्टी इत्यादि का नुकसान हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। दुर्घटना और यात्रा इत्यादि से नुकसान हो, इस प्रकार की परिस्थिति। इसलिए ग्रहण के समय विशेष रूप से कर्क राशि के जातक जातिका यात्रा करने से बचें, अगर बहुत महत्वपूर्ण ना हो। सिंह राशि के लिए यह ग्रहण संतान को कष्ट प्रदान करने वाला माना जाता है और आपसे बहुत सारे गलत डिसीजन लिए जाएं, जिसके कारण आपको नुकसान हो। स्पेशली जो लोग सिंह राशि के हैं, लॉटरी में, सट्टा में या जुआ इत्यादि खेलते हैं, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको इस समय पर ऐसे कार्य करने से बचने की आवश्यकता है। कन्या राशि के लिए अगर बात करते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नशीली पदार्थों के सेवन से स्पेशली आपको बचना होगा। रोग उत्पन्न हो, अनावश्यक रूप से शत्रु उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। तुला राशि के लिए ग्रहण फायदेमंद होता हुआ दिख रहा है। तुला राशि में आपको अर्थ का लाभ निश्चित रूप से होने वाला है और स्पेशली वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। वृश्चिक राशि के लिए खतरनाक है ये ग्रहण। वृश्चिक राशि के लिए अगर देखा जाए तो रोग उत्पत्ति कराने वाला है, अचानक नुकसान देने वाला ग्रहण कहा जाएगा। लेकिन धनु राशि के लिए बहुत शानदार है ये ग्रहण, ध्यान रखिए। धनु राशि के जातक जातिकाओं को अर्थ का लाभ होगा, भाग्य में वृद्धि होगी, कोई नई अपॉर्चुनिटी या कोई नई चीज आपको प्राप्त होने वाली है। मकर राशि के लिए भी ये ग्रहण बड़ा फायदेमंद है। नौकरी में परिवर्तन हो, मनचाही नौकरी प्राप्त हो, नौकरी में प्रमोशन हो, इस प्रकार की परिस्थिति मकर के लिए रहने वाली है। कुंभ के लिए और लाभप्रद दिख रही है। कुंभ के लिए अर्थ की वृद्धि कराने वाला होगा। कुछ पैसा जो फंसा हुआ था वापस प्राप्त होगा। कहीं से अचानक धन लाभ के संयोग बनेंगे। विदेश यात्रा इत्यादि का संयोग जरूर दिख रहा है। लेकिन मीन राशि की जब बात करते हैं तो मेडिकल पर पैसा अत्यधिक खर्च हो, यानी स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित दिक्कतें हो, शेयर मार्केट इत्यादि में आपको नुकसान का सामना करना पड़े, नींद आने में दिक्कत हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। बट अब बात करते हैं, कुछ लोगों को अगर दिक्कत दिख रही है तो अगर क्या करना चाहिए जिससे प्रॉब्लम ना हो, है नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो उसको दूर कैसे किया जाए। तो साहब बहुत सिंपल सा उपाय करना है, कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक तो ग्रहण के समय ध्यान रखिएगा, वैसे तो बात की जाती है कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, कुछ तोड़ना काटना नहीं चाहिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए स्पेशली है। लेकिन अगर खाने पीने वाला जो विषय है वो सब लोग ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। साथ में गायत्री मंत्र का, जब जिनके लिए खास नुकसानदायक बताया है, ग्रहण के समय या तो गायत्री मंत्र श्रवण करें या गायत्री मंत्र जप करें। जप करना पॉसिबल है तो प्लीज जरूर जप कीजिए, नहीं जप करना पॉसिबल है तो उसको प्लीज जरूर श्रवण कीजिए। तो ये आपको विशेष करना है। ग्रहण के बाद दूध, चावल, मिश्री, सफेद पुष्प ये लेकर के किसी ब्राह्मण को स्नान इत्यादि करके श्रद्धा पूर्वक दान करें, तो जो आपकी राशि में खराब चीजें नजर आ रही हैं वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। आचार्य जी, आपने बताया कि तमाम ऐसी राशियां, हालांकि कुछ पे अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, कुछ पे खराब रहने वाला है, और कैसे इससे बचा जाए, कौन से मंत्र का जाप किया जाए, पूजा पाठ कैसे उस दौरान करना है, ये भी बताएं। लेकिन क्या पूजा पाठ करना ग्रहण के दौरान शुभ रहता है? और दूसरा सवाल मेरा ये भी, जो महिलाएं गर्भवती हैं, जो कि आपने जिक्र किया था, गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना है वो भी बताइए। देखिए, सबसे पहले 2-3 चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत मेंशन किया
लिया जाए। एक तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, ग्रहण के दौरान, ये बहुत लंबा ग्रहण नहीं है, रात को 1:05 पर प्रारंभ हो रहा है और 2:24 पर खत्म हो रहा है। अब हाँ, क्योंकि ये मध्य रात्रि का समय है, उस टाइम सोने का समय होता है, लेकिन शास्त्रोक्त नियम है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको सोना नहीं चाहिए, जोर से बोलना नहीं चाहिए, तेज आवाज में टीवी या मोबाइल इत्यादि नहीं देखना चाहिए, कुछ काटना नहीं चाहिए, कुछ तोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार का वर्णन शास्त्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। और हाँ, साइंस को लेकर के चर्चा हुई थी, मेरा प्रयास रहेगा उस पर प्रकाश डाला जाए। तो ये विशेषकर गर्भवती महिलाएं ध्यान रखेंगी, खाना कुछ नहीं चाहिए उस समय, ग्रहण के समय स्पेशली कुछ खाना पीना आपको नहीं चाहिए। जनरली सूतक के समय भी कुछ लोग नहीं खाते पीते हैं, लेकिन ग्रहण के समय तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। कोई वृद्ध है, कोई रोगी है जिसकी मजबूरी है कि उस टाइम खाना ही है, तो क्या करें, ग्रहण से पहले तुलसी का पत्ता भोजन में डाल दें, गंगा जल डाल दें। बहुत मजबूरी है खाने पीने में तो लिक्विड कोई जो चीजें है, लिक्विड पदार्थ जो है उसको लिया जाए, जनरली जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। बिकॉज चंद्रमा और सूर्य दो ऐसे ग्रह हैं जो हमारे डाइजेशन सिस्टम से कनेक्टेड प्लैनेट हैं। सो ऐसे कंडीशन में उस टाइम पर कोई गरिष्ठ भोजन लेना वो आपके स्वास्थ्य को खराब करने वाला होता है। और ग्रहण के समय क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की जो प्रॉपर किरण है वो हम पर नहीं पड़ रही होती है, सो ऐसे कंडीशन में जो खाना आपने खाया है उसके अधिक पॉइजन बनने का जो संयोग होता है वो बनता है। सो ऐसे कंडीशन में महिलाओं को इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। आपने कहा पूजा को लेकर के कभी भी मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय पर यह कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंतर्गत जो नकारात्मक शक्तियां हैं या जो विषैले कीटाणु हैं उनके उत्पन्न होने का चांस ज्यादा रहता है। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत उस समय पर भगवान सबसे पवित्र हैं, उनको स्पर्श करना ठीक नहीं होता है। बल्कि आप कोई भी पुस्तक अध्ययन कर सकते हैं, कर सकती हैं, किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं, कर सकती हैं। तो मंत्र जप बिल्कुल किया जा सकता है, पुस्तक का अध्ययन किया जा सकता है। बस ध्यान सिर्फ आपको इतना रखना चाहिए कि मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, दिया इत्यादि नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि आपने ये भी जिक्र किया था कि कई बार व्यापार में भी लाभ नहीं मिल पाता है इस दौरान, जब जिन राशि के जातकों पर इसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, खराब इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ नहीं है, अच्छे संकेत लेकर नहीं आ रहा है। हालांकि आपने उपाय जरूर बता दिए, लेकिन ऐसे में अगर आपको इमरजेंसी में कहीं ट्रेवल करना पड़ रहा है, कई बार आपको ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जो कि उस दौरान उसका गलत असर पड़े, कैसे इससे बचा जाए और क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले अगर इम्पोर्टेंट है कि आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ रहा है या आपको कहीं जाना पड़ रहा है, डिसीजन लेना पड़ रहा है तो गायत्री सबसे बेहतरीन है। गायत्री का 11 बार जप किया जाए या 5 बार जप किया जाए। एक बार अपने नेत्रों को बंद करके भगवान का स्मरण किया जाए, उसी समय जो दिमाग में हमारे विचार आते हैं उसके अनुसार डिसीजन लिया जाए। केसर का तिलक लगाएंगे तो बड़ा फायदेमंद होगा, या चांदी के पात्र में गंगा जल डाल करके पीकर निकला जाए वो बड़ा फायदेमंद होगा। कुशा डाल करके जल में उस जल को ग्रहण किया जाए वो बड़ा फायदेमंद होगा। तो मान लिया जाता है कि इस समय आपको कोई डिसीजन लेना है इंपॉर्टेंट या कहीं निकलना भी है तो इन उपायों को प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल है कि ग्रहण में ट्रैवल आपके लिए बहुत बेहतरीन नहीं, जैसा कि अगर वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए तो यात्रा बहुत फायदेमंद नहीं है, बिकॉज अष्टम भाव में आपके ग्रहण होने वाला है। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के दोहा नंबर 4 की चौपाई है, प्रविश्य नगर कीजय सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। ध्यान रखिए, वैसे भी आप जब यात्रा कर रहे हैं इस चौपाई का प्रयोग करेंगे। ये उस टाइम की चौपाई जब हनुमान जी लंका जा रहे हैं। सो इस चौपाई का प्रयोग करके यात्रा आरंभ करने से आपकी यात्रा में विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होता है। सो ग्रहण के समय अगर आपको कोई इस प्रकार की यात्रा करनी पड़ रही है तो ऐसे करें और कोशिश करें किसी मंदिर के सामने जाएं। भगवान को, मंदिर जनरली बंद होंगे तो भगवान को बाहर से ही प्रणाम करके फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ करें, आपके लिए शुभ होगा। यानी कि स्तुति भगवान की कर सकते हैं और ऐसा करने से जो असर राशि के जातकों पर पड़ रहा है वो असर कहीं न कहीं कम होता हुआ दिखाई देगा। पंडित जी, हमने ये भी देखा है कि गाँव में, चूंकि आजकल तो ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, लेकिन गाँव में जब भी ग्रहण होता था तो गेरू का इस्तेमाल किया जाता था, आपने सुना होगा। क्यों इस्तेमाल होता है उसका? देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं गेरू के अंतर्गत, या जो भी, देखो हमारा भारतीय शास्त्र एक तो बड़ा साइंटिफिक है, साइंटिस्ट लोग नहीं मानते हैं, उस पर बात आपने किया है। गेरू के प्रभाव से जो एक जनरली उनको विशेष उनके पेट में इसका प्रयोग किया था जो महिलाएं गर्भवती होती थी, है ना, और ये दोनों उंगलियों को मिलाकर कुछ ऐसे विषय की प्रक्रिया थी।
उससे जो प्लैनेट से निकलने वाली जो वो जो किरणें हैं, जो नकारात्मक किरणें हैं, जो आपको नुकसान कर सकती है। क्या होता है कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आई तो ग्रहण का ये नियम है कि इस प्रकार हो जाता है। जैसे कि एक टॉर्च आप मार रहे हैं, उसकी पूरी एनर्जी जा रही है दूर तक, लेकिन जब उसके लाइट को बंद कर देंगे तो उसकी एनर्जी स्ट्रेट जाएगी, है ना। किसी जलने वाले पदार्थ को अगर कंट्रोल कर देंगे तो शायद ज्यादा फोर्स से उसका प्रभाव पड़ेगा, तो वो सामने ज्यादा नुकसान कर सकता है। इसी कारण से जब ग्रहण पड़ता है तो जो उनका प्रभाव है वो अधिकतम, जो शक्तियां हैं, जो किरणें हैं, वो अधिकतम नुकसान कर सकती हैं। और इन चीजों के अंदर जैसे बात किया जाए, गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता था या गेरू मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, सो ऐसे कंडीशन में वो उस नकारात्मक शक्ति को रोकने के लिए बड़ा सहायक होता है, इसलिए उसको प्रयोग किया जाता है। जी घरों में हम देखते हैं तमाम खाने का सामान रखा जाता है। हालांकि पहले से ये तैयारी कर ली जाती है कि जब भी ग्रहण लग रहा हो, चाहे सूर्य हो चाहे चंद्र हो, ग्रहण जब भी लग रहा हो उस सामान को उसमें तुलसी का पत्ता डाल देते ताकि वो जो खाने का सामान है, दूध है, वो अशुद्ध ना हो। ऐसा होता है पंडित जी? और क्या इसका असर होता है, मतलब क्या खाना अशुद्ध हो जाता है? देखो, बिल्कुल होता है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि जब सूर्य या चंद्रमा, जिसे सूर्य को कहा जाता है, आपके शरीर के अंदर जो पित्त प्रकृति है, जो आपके भोजन को पचाती है, उसका जो पूरा प्रभाव है उस सूर्य के अंतर्गत है। इसी प्रकार चंद्रमा का प्रभाव हमारे घर में, जो हमारे शरीर में भोजन पचाने की जो शक्ति है उसको प्रदान करने वाला है, जो भोजन इत्यादि बनाते हैं उसको प्रदान करने वाला है। सो ऐसे कंडीशन में जब इनका प्रभाव हमें मिलना, जब इनकी जो ऊर्जा है वो हमें मिलनी कम हो जाती है, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जो भोजन इत्यादि है उसके खराब होने के, या जो भोजन हमने किया भी है उसके ना पचने के संयोग निश्चित रूप से बनते हैं। तो जब भी सूर्य चंद्रमा का ग्रहण होता है, शास्त्र जो कहता है वो पूरा साइंटिफिक है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रहण पर गर्ग संहिता में बड़ा स्पष्ट वर्णन है, ये कहा गया है 2 ग्रहण साथ में पड़े, गर्ग संहिता कहता है तो अधिकतम भूकंप आएंगे। और ये बाकायदा सोवियत संघ ने और तमिलनाडु में एक मेडिकल में बाकायदा इस पर रिसर्च किया गया इन सब चीजों पर, ऐसे नहीं है। तो जितना भी शास्त्र कहता है, शास्त्र एक प्रकार का साइंस ही है। आज हमने उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा कम कर दिया है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत निश्चित रूप से भोजन भी खराब होता है और स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक होता है। कहा, चूंकि ऐसा मानते हैं लोग, हालांकि साइंस इसे नहीं मानती है और इसे बिल्कुल सरे से निकाल देती है कि अगर गर्भवती महिलाएं हैं, कुछ काट लिया, सब्जी काट ली उस दौरान, ग्रहण के दौरान, तो इसका इम्पैक्ट उसके आने वाले बच्चे पर पड़ता है, ऐसा है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस मानती नहीं थी, धीरे धीरे साइंस ने मानना प्रारंभ कर दिया। आपको पता है, मैं बहुत सारी, भाई साइंस नहीं मानने के तो बहुत सारे रास्ते हैं। मैं कुछ भी कह दूं कि मैं तो इसको मानता ही नहीं। आप कार्यक्रम पर डिस्कस कर रहे हो, नहीं मानने के बहुत सारे रास्ते हैं। बट वास्तविकता में जो प्रभाव वर्णन है वेद इत्यादि के अंतर्गत, उसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से पड़ता है और ऐसा बहुत बार देखा भी गया है। साइंस, आज हम चंद्रमा पर पहुंचे हैं, है ना, चंद्रयान 3 हमारा गया है और ये बड़े गर्व की और सौभाग्य की बात है। आज कहा जा रहा है कि चंद्रमा रात्रि में 250 डिग्री माइनस में जाता है, राइट। जबकि आप अगर एस्ट्रोलॉजिकल पढ़ेंगे, ज्योतिष पढ़ेंगे, तो आज से बहुत वर्ष पहले ज्योतिष ने सबसे ठंडा प्लैनेट चंद्रमा को माना है और उसको इतना माइनस बताया गया है। अभी कुछ दिन पहले फरवरी में एक घटना हुई थी जहां पर चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र एक सीध में आ गए थे। आज आपने देखा टीवी पर उसको बड़ी उससे दिखाया गया था।